हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में जो या तो आप ले रहे हैं या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद लेने वाले हैं या आपके किसी परिचित इस दवाइयों को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर वो दवाई किस पर्पज के लिए दी जाती है और जिस पर्पज के लिए दी जाती है यानी कि बीमारी होती कैसी है, क्या उसके बेसिक फिजियोलॉजी होते हैं और आपके उस ड्रग के अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उनके काम करने के तरीके के बारे में हम बात करते हैं। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल से लेकर के जाएंगे पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ लेकर के जाएंगे। देखिए, आज की जिंदगी में अगर आप उठा करके देखें हर एक चौथे व्यक्ति को, तो आपको ये मिलेगा कि उसको या तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या तो उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, और कुछ तो ऐसे निकलेंगे जिनको दोनों की प्रॉब्लम है। आज का जो वीडियो है वो हमारे ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप इस बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। पहले एक जमाना हुआ करता था जब हम स्टूडेंट को पढ़ाते थे तो अक्सर ये कहते थे कि ये बीमारी इस एज ग्रुप के लोगों को परेशान करती है या इस एज ग्रुप में होता है। लेकिन आज के डेट में ये जो लाइन है वो मेरे ख्याल से अपनी औचित्यता खो चुका है। आज किसी बीमारी को होने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं है, क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बुजुर्ग, सबको ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारा रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, सोना जगना, सब कुछ का जो समय है पूरी तरह से बिगड़ के रख गया है। तो यही है आपके हाइपरटेंशन के कई कारणों में से एक कारण। चलिए अब आपको मैं बताऊं कि आखिर ये हाइपरटेंशन होता क्या है, कैसे होता है, क्या सिम्टम है और कैसे ठीक किया जा सकता है। हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, सरल भाषा में इसको लोग ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बोलते हैं। लेकिन तीनों में क्या खास बात है, उसके शब्दों को समझिएगा तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना आपका क्लियर हो जाएगा। पहली बात कि ब्लड प्रेशर एक प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई बीमारी है। हाँ, उच्च रक्तचाप जरूर आपको अगर बोलना है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड का प्रेशर। ब्लड क्या है? एक लिक्विड है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। सरल भाषा में कहूं तो तरल पदार्थ है। और कोई भी लिक्विड अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहे, अगर वो जगह दूर हो तो आप उसको बिना फोर्स के तो भेज नहीं पाएंगे। जैसे कि आपके घर में एक जगह पे नल लगा हुआ है और लगभग 2 किलोमीटर दूर आपको पाइप से उस पानी को पहुंचाना है। तो अगर बिना पंप के आप उस पानी को पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी पता है कि यह पानी 2 किलोमीटर तो दूर 1 आध किलोमीटर तक भी नहीं पहुंच पाए। फिर आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं? आप प्रॉपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए अच्छे हॉर्स पावर का पंप लगाते हैं, और ये जो पंप है प्रेशर के साथ उस पानी को 2 किलोमीटर दूर तक पहुंचा देता है। और अगर नहीं पहुंचा पाया तो फिर बीच बीच में आप और पंप लगा सकते हैं। जिस तरीके से पानी को दूर पहुंचने के लिए प्रेशर की आवश्यकता होती है, इसी तरीके से हमारे ब्लड को भी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचने के लिए, सही समय पर सही अनुपात में पहुंचने के लिए प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो जिस तरीके से पानी एक पाइप के अंदर से बहता है और अंदर अंदर पाइप के जो अंदर का डायमीटर है, अंदर की सतह है, उस पे एक प्रेशर लगाता है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो ब्लड है वो एक वेसल्स, जैसे हम नलिकाएं कहती हैं, उसमें बहती हैं और उस नलिकाओं पे प्रेशर एक अप्लाई करती हैं। तो ब्लड के द्वारा इस वॉल पे, आर्टरीज की दीवार पे यानी कि नसों की दीवार पे लगाया जाने वाला प्रेशर सरल भाषा में ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड पहुंचेगा कैसे बाकी शरीर के हिस्से तक? तो इसलिए ब्लड का प्रेशर प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम फिर क्या है? ये जो प्रेशर है वो नॉर्मल होना चाहिए, 120/80 mmHg ये होना चाहिए। कई अलग अलग कारण हैं, कुछ नोन है कुछ अननोन है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड प्रेशर का रेशियो है जो मैंने आपको अभी बताया 120/80 वो बढ़ जाता है। और अगर ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर काफी लंबे समय तक बढ़ा हुआ ही रहे तो जाकर के इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 4 राउंड लगाया और आपने अपना बीपी चेक करवाया तो आपको कोई बोल देगा कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। क्यों बढ़ा है? क्योंकि आपने वर्कआउट किया है। हाँ, अगर रोज रोज बिना किसी एक्स्ट्रा वर्कआउट के नॉर्मल सिचुएशन में भी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा दिखाता है रीडिंग, तो फिर आपको ब्लड प्रेशर है। इसीलिए कुछ दिनों तक लगातार आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी ये कंक्लूड करने के लिए फिर आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। कई बार टेंशन की वजह से, कई बार भाग दौड़ की वजह से, सही नींद ना होने की वजह से भी अगर आप रैंडम चेक कराएंगे तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ ही आएगा। यहां पे अब आपने समझा कि ब्लड प्रेशर। अब आपको यहां पे यह समझना है कि इसके सिम्टम क्या है। सबसे जरूरी बात जो ब्लड प्रेशर के साथ होती है वो ये कि इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर किसे कहते हैं? साइलेंट किलर यानी कि एक ऐसा किलर जो चुपचाप आता है और किसी भी पर्सन को किल करके चला जाता है। ये जो साइलेंट का मतलब होता है, कई बीमारियां आती हैं तो मैक्सिमम सिम्टम दिखा के आती हैं। अगर आपको टाइफाइड, जॉन्डिस है तो आपको लीवर, बुखार, भूख ना लगना, ऐसे कई सिम्टम दिखा देगी।
लेकिन ब्लड प्रेशर कई दिनों से आपके घर में आकर के रह रही है, शरीर रूपी घर में आकर रह रही है, आपको बताएगी तक नहीं कि आखिर आपको वो आ चुकी है आपके घर के अंदर। धीरे धीरे कभी कभार दिनों दिनों बाद आपको कुछ समझ में आने लगेगा, तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम कुछ इस तरीके से हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है, ये और दूसरी बीमारियों के साथ भी देखने को मिल सकता है। अक्सर आपका सर दर्द बना रहना, आंखों का लाल होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा जल्दी आ जाना, 4-5 सीढ़ी चढ़ते ही थकने लगना, या आप लंबी दूरी तक चल ना पाना, ऐसे कई अलग अलग सिम्टम हैं जो ये इशारा कर सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सिम्टम तो किसी और बीमारी के साथ भी हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली श्योर शॉट नहीं कहा जा सकता जब तक कि आप अपना बीपी को रेगुलर मॉनिटर ना करें तब तक के लिए। तो ये हो गया बीपी, बीपी का कारण, बीपी के सिम्टम। कारण थोड़ा सा और बचा हुआ है, कारण में कई चीजें आ जाती हैं, जैसे मैंने कहा आपका लाइफस्टाइल, अधिक नमक का खाना, आपकी किडनी के कोई फंक्शन का काम ना करना। आपको लग रहा होगा कि किडनी का ब्लड प्रेशर से क्या संबंध है, तो बिल्कुल गहरा संबंध है, सीधा सीधा संबंध है, सगे भाइयों जैसा संबंध है। तो आपका जो किडनी है, यानी कि आपका ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला यूनिट है, और आपका जो हार्ट है, वो दोनों भाई भाई हैं, ऐसा समझ सकते हो आप। तो किडनी अगर सही तरीके से काम नहीं करेगी तो हार्ट पे प्रभाव पड़ेगा, हार्ट अगर सही तरीके से काम नहीं करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा तो किडनी पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जुड़वा भाई हैं दोनों, जो एक दूसरे के साथ साथ चलते रहते हैं। तो किडनी का खराब हो जाना भी एक प्रॉब्लम है। जो ब्लड को पहुंचाने के लिए नलियां यूज करती हैं, जिसे हम ब्लड वेसल कहते हैं, उस पर अगर किसी तरीके का प्लैक जमा हो गया हो, फैट जमा हो गया हो, एथेरोमा हो गया हो, जिससे सरल भाषा में कहो तो आपको जम गया हो, तो फिर वो आपके ब्लड वेसल के डायमीटर को, गोलाई को कम करता है। और आप ये भी जानते हो कि अगर किसी पानी को हम पाइप से लेके जा रहे हैं और उस पाइप के आगे उंगली लगा दें, अंगूठा लगा दें, तो वो पाइप प्रेशर से बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर के पानी को निकलने की जगह कम मिल रही है, सकरी मिल रही है, इसलिए वहां पर प्रेशर बढ़ जाता है। सेम चीज यहां पे आपके ब्लड के साथ भी होता है कि अगर ब्लड किसी पाइप से, यानी कि आपके वेसल से गुजरेगी और वेसल के अंदर कोई प्लैक जम गया हो, तो उस प्लैक के जमने कारण से उसका जो गोलाई है, डायमीटर है, वो सकरा होता जाएगा, और सकरा होने की वजह से ब्लड उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर में बहेगा जैसा कि वो नॉर्मल में बह रहा होता। तो यही है आपके ब्लड प्रेशर का कई कारणों में से एक। नमक का अधिक कंज्यूम करना एक कॉमन प्रॉब्लम होकर के आ रही है, क्योंकि हमारी जो आदत है वो ये है कि आप सलाद खाते हैं या कोई और चीजें खाते हैं तो उसके ऊपर से आप नमक छिड़क करके खाते हैं। जितनी आवश्यकता NaCl को हमारी बॉडी के लिए रिस्पेक्ट में है, उससे कहीं ज्यादा हम कंज्यूम कर देते हैं। तो कुल मिलाकर कि आपका ब्लड प्रेशर का मोटा मोटा कारण यह है। मैंने कहा कि बहुत सारे कारण हैं, अगर आप सबको जानना चाहते हैं डिटेल से, सरल भाषा में, तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आकर के आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि कारण अलग अलग हैं। कहीं ब्लड वेसल का सकरा होना, कहीं किडनी का काम ना करना, कहीं प्लैक का जमा हो जाना, कहीं नमक का ज्यादा खा लेना, कहीं टेंशन का आ जाना। तो कारण अलग हैं तो समाधान भी अलग अलग होगा। भाई प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन होगा ना, हर एक प्रॉब्लम का रेस्पेक्टिवली सॉल्यूशन होगा। कोई चीज अगर बढ़ रही होगी तो हमको उसको कम करना पड़ेगा, कोई चीज कम हो रही होगी तो हमको उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। तो यहां पे कई अलग अलग सॉल्यूशन है, लेकिन आज के ड्रग के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो अब पूरी कहानी अब इस ड्रग के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे ड्रग के ऊपर। आज मेरे हाथ में जो टैबलेट है, इसका जो ब्रांड नेम है वह आपका टेल्मा एच। टेल्मा अलग अलग भी आता है, टेल्मा 40, टेल्मा 20, लेकिन ये टेल्मा एच है। आखिर एच का क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा। टेल्मा एच को बनाने वाली जो कंपनी है वह है ग्लेनमार्क, जो कि एक अच्छी कंपनी है फार्मा के फील्ड में। टेल्मा एच इसका एक ब्रांड नेम है, यानी कि अगर आप दुकान में जाकर के बोलेंगे, डॉक्टर की पर्ची दिखाएंगे टेल्मा एच, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए था। डॉक्टर आपको वो दिया है तो मेडिकल स्टोर वाला भी आपको दे देगा। लेकिन टेल्मा एच कोई दवाई का नाम नहीं है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। पहला है आपका टेल्मिसार्टन 40 mg और दूसरा है आपका हाइड्रोक्लोरथायाजाइड 12.5 mg इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे दो ड्रग है। पहला जो ड्रग है कंसल्टेंट, तो मैंने बताया टेल्मिसार्टन। टेल्मिसार्टन जो है एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एग्जाम्पल है, और उसके कई अलग अलग सब क्लासेस हैं। तो टेल्मिसार्टन किस कैटेगरी का आता है, ये आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर। तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एक ऐसा ड्रग है जो एंजियोटेंसिन को उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने नहीं देता, यानी कि बाइंड नहीं होने देकर के ये अपना काम करता है और आपकी बीपी को मैनेज करता है। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर आपका एंजियोटेंसिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड हो गया तो प्रॉब्लम है।
और उस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो बाइंड होने नहीं देना है। तो बाइंड होने से क्या होता है? बाइंड होने से कई चीज़ें हो जाएंगी। आपका ब्लड वेसल जो सकरा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो अब हम इसको चाहते हैं कि बाइंड नहीं होने दिया जाए। तो एंजियोटेंसिन 1 से कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 विद द हेल्प ऑफ ACE, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 से 2 बना है वो अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो जाएगा, और हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये जो आपका टेल्मिसार्टन है ये इसी को बाइंड होने से रोकता है। अब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी वाली कहानी शुरू होती है कि भाई जब टेल्मिसार्टन का जो ड्रग है वो उसको उसके रिसेप्टर पे बाइंड होने ही नहीं देगा तो उसका एक्शन तो देखने को मिलेगा नहीं। ये उसके काम करने का तरीका है। दूसरा जो ड्रग है यहां पे वो है आपका हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। बेसिकली ये थायाजाइड कैटेगरी का ड्रग है, और थायाजाइड डायूरेटिक कैटेगरी का ड्रग है। अब आप समझिए डायूरेटिक का क्या मतलब होता है। डायूरेटिक यानी कि ऐसा ड्रग जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है वाटर और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम करके। यानी कि कह सकता हूं सरल भाषा में, अगर जनरल पब्लिक देख रहे हैं तो, कि ये आपके बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने में मदद करता है, तेजी से यूरिन बनाता है और तेजी से यूरिन बाहर निकालता है। अब इसका क्या लॉजिक है भैया यूरिन का मेरे ब्लड प्रेशर के साथ? तो याद करिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आप एक्स्ट्रा नमक खाते हैं या डाइट में भी नमक लेते हैं या किसी अदर सोर्स से भी नमक मिलता है, तो नमक यानी कि Na++Cl- ये जो सोडियम है वो आपके ब्लड वेसल को सकरा करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, जो सकरा हो गया है तो प्रेशर बढ़ेगा, हमको उसको वापस से उसको पहले के जैसा लेकर के आना है। तो पहले के जैसा लाने के लिए जरूरी है कि उस नमक को कम किया जाए। तो नमक को कम करने के फिर से दो तरीके आते हैं, या तो आप इनटेक कम करिए या तो आउटपुट को बढ़ा दीजिए, या तो इनटेक कम करते करते आउटपुट को बढ़ा दीजिए। तो दोनों तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। पर्टिकुलर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। तो अब आपके हाथ में ये थोड़ी ना है कि आप यूरिन जितना चाहे उतना पास कर दें। यूरिन को एक्स्ट्रा पास करने के लिए जरूरी है कि यूरिन पास करने के लिए यूरिन बनाने वाले ड्रग को लिया जाए, और उस ड्रग का जो नाम है वह क्लोरथायाजाइड कैटेगरी का ड्रग, थायाजाइड कैटेगरी का ड्रग, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड कैटेगरी का ड्रग। आखिर तो आते सब थायाजाइड के अंदर ही हैं, और सब के सब आते हैं आपके डायूरेटिक के अंदर। तो ये जो डायूरेटिक है वो क्या करता है, ये सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है। रीएब्जॉर्प्शन कम करेगा तो वो आके वापस से ल्यूमेन में नहीं आ पाएंगे, ये चले जाए या वापस से आपके ब्लड में नहीं आ पाएंगे और आगे जाकर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। मेरी इच्छा तो है कि मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊं, लेकिन ये रिव्यू वीडियो है तो बहुत अंदर नहीं जा सकता चाह के भी। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, डायूरेटिक्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में एकदम सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो दो ड्रग हैं वो अपना काम करते हैं। अब इस ड्रग के पीछे कुछ वार्निंग लिखी है, वो वार्निंग जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वार्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्निंग लिखा है, व्हेन प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड telmisartan should be discontinued as soon as possible as it can cause injury and even death to the developing fetus when used in pregnancy during the second and third trimester of the pregnancy। अगर ये मेडिसिन आप ले रही हैं, अगर आप महिला हैं तो आपके बात में बात कर रहे हैं, ये मेडिसिन अगर आप ले रही हैं और मेडिसिन लेते लेते बीच में आपने प्रेगनेंसी प्लान किया और आपको ये कंफर्म हुआ कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तब आप इस टेल्मिसार्टन कैटेगरी के ड्रग को डॉक्टर को बता करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर दीजिए, क्योंकि जो टेल्मिसार्टन है वो आपके वुम्ब में, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो उसकी जान जाने की नौबत आ सकती है। इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको नहीं पता है कि टेल्मिसार्टन आप ले रहे हैं तो ये नुकसान होगा, तो एज सुन एज पॉसिबल इसको विथड्रॉ कर दीजिए, विथस्टैंड से आप हटा दीजिए, इसको आप यूज करना बंद कर दीजिए। ये था कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टुडेज ड्रग जिसका नाम था टेल्मा-H। टेल्मा 40 के बारे में भी हमने बात किया था, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। एक फीडबैक दे दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू।